भारत के रणनीतिक मिसाइल कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। डीआरडीओ अब अग्निश्री जैसी रणनीतिक मिसाइलों के विकास और उत्पादन में निजी कंपनियों को भी शामिल करने की तैयारी में है। आखिर इस फैसले के पीछे क्या वजह है और इससे भारत की मिसाइल क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज रवि कुमार गुप्ता से, जो डीआरडीओ के पूर्व प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है वन इंडिया हिंदी पर। मेरा सवाल ये है कि मिसाइल उत्पादन के क्षेत्र में निजी कंपनियों को शामिल करने का विचार क्यों आया? इससे सरकार को क्या हासिल होने वाला है अगर निजी क्षेत्र की कंपनियां अग्नि जैसी मिसाइलों का उत्पादन करेंगी? वैभव जी नमस्कार, मुझे वन इंडिया के इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके, ये जुड़े हुए हैं भारत की स्वायत्तता और सुरक्षा से। अब आपने एक ही प्रश्न में दो अलग अलग सवाल एक साथ पूछे हैं। निजीकरण, बल्कि मैं कहूँगा कई सारे प्रश्न है। निजीकरण एक बात है, एक विषय है। रक्षा क्षेत्र और विशेषकर मिसाइल्स के क्षेत्र में निजीकरण एक बात है, और अग्नि जैसे मिसाइल्स का निजीकरण एक बिल्कुल अलग बात हो जाती है। क्यों हो जाती है, हम अपने चर्चा में हम इसको देखेंगे और समझेंगे क्या है। देखिए, निजीकरण देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। दुर्भाग्यवश बहुत लंबे समय से, आज़ादी के बाद से लेके और 2001 तक, कुछ पॉलिसी डायरेक्टिव्स के कारण, जो भी सरकारों की उस समय नीतियां रहीं, निजी क्षेत्र को बिल्कुल अछूत समझा जाता था रक्षा क्षेत्र में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा मानना था, ऐसा विचार बना हुआ था कि कैपिटलिस्ट को इससे दूर रखिए क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता, और इस कारण से निजी क्षेत्र की कंपनियों को दूर रखा गया है। लेकिन समझने की बात यह है कि 1947 से या 48 से कहें, क्योंकि पहले बार बड़े पैमाने पे जो जीप आई थी और उसको कुछ लोग घोटाला भी मानते हैं, तो तब से लेके और आज तक भी जितने भी रक्षा उत्पाद विदेशों से आते हैं या आए हैं या लाने की तैयारी है, आप देखिए ये सब के सब उन विदेशों में कंपनियों के, प्राइवेट कंपनी, निजी क्षेत्र के द्वारा उनका उत्पादन किया जाता है। कईयों का विकास भी उनके द्वारा किया जाता है, और उनके ऊपर भारत की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि हमारे अपने निजी क्षेत्र पे तो वो हमारी धरती पे है, भारत की भूमि पे है, हमारे देश का अंग थे, और उनके ऊपर सरकार का पूरा नियंत्रण था। वो लाइसेंस के पगड़ी में आते थे। लेकिन खैर, जो भी कारण थे, 2001 में पहली बार वाजपेयी साहब की सरकार में निजीकरण को बढ़ावा दिया गया रक्षा क्षेत्र में। निजीकरण तो 2000 आपके 1991 में, जब भारत इस एक झूठे समाजवाद के चलते एक कंगाली के कगार पे पहुंच गया, तब जाके 1991 में, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और बड़े पैमाने पे निजीकरण की शुरुआत हुई और देश की स्थिति में सुधार आया। हम एक बड़ी विकट स्थिति से निकल के बाहर आए। तो निजी क्षेत्र की ये भूमिका है, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, करना होगा। हाँ, सरकार का काम है नियंत्रण करना, सरकार का काम है सरकार चलाना, वो सरकार को करना चाहिए। और अगर वो ठीक से करती है तो निजी क्षेत्र से हमें उस पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे विश्व भर में, यहाँ तक कि चीन, जो कि समाजवादी देश माना जाता है, कम्युनिस्ट देश माना जाता है, रशिया जो कम्युनिस्ट देश माना जाता है, वहाँ भी रक्षा उत्पादन निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही हैं। अब हम आते हैं कि मिसाइल क्षेत्र में। तो मिसाइल के क्षेत्र में ये निजीकरण कोई नई बात नहीं है। क्यों नहीं है, हम देखिए समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि निजी क्षेत्र को दूर रखा गया था कंप्लीट सिस्टम से, यानी कि अगर पूरा मिसाइल बना के देना है, निजी क्षेत्र को उसमें आने का परमिशन नहीं था। लेकिन कंपोनेंट्स लेवल पे वो काम कर सकते थे। और डीआरडीओ, जैसा आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, वैज्ञानिक संगठन है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाता आया है पहले दिन से ही। 1948 में इसकी स्थापना डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई, और 1958 में आज का जो भारत का रूप है डीआरडीओ का रूप में आगे बढ़ा। 1978 में उसको एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर&डी का दर्जा दिया गया, और तब से लेके अब तक जो है ये लगातार काम जो करता आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष सन 60 के दशक में
डीआरडीओ ने पहला मिसाइल बनाया था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लेकिन उसको क्यों उसको छोड़ दिया गया? 400 मिसाइल बने, डीआरडीएल जो आज लेबोरेटरी है, उसी लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने अपने हाथ से असेंबल किया। कारण क्या था? देखिए, निजीकरण उस समय का वो दौर था जबकि निजी क्षेत्र विकसित था ही नहीं। हमारे देश में औद्योगिक ढांचे का पूरी तरह अभाव था। तो एक मिसाइल जैसी चीज बनानी है तो भाई कौन बनाएगा? निजी क्षेत्र तो है ही नहीं, उसके कंपोनेंट भी खुद बनाने पड़े। हम एक एक चीज, एक एक कल्प डीआरडीओ ने अपनी ही लेबोरेटरीज में बनाया इसका। इसलिए नहीं कि हम निजी क्षेत्र से हम दूर रखना चाहते थे, इसलिए क्योंकि देश में औद्योगिक ढांचा था ही नहीं। लेकिन उसमें भी जहां जहां जब जब हमें कोई भी कंपनी ऐसी मिली जो कि हाथ बढ़ाने को तैयार थी, एक रिस्क लेने को, कोई भी बिजनेस करते हैं तो रिस्क इन्वॉल्व होता है, जो रिस्क उठाने को तैयार थी, हमने उनसे हाथ मिलाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब तक आईजीएमडीपी का नौबत आई, 1983 में आईजीएमडीपी सेंक्शन हुआ, तब तक डीआरडीओ के सहयोग से देश में काफी अच्छा खासा औद्योगिक ढांचा बनने लगा था। टायर 3 टायर के लेवल की जो थी, जो छोटे कंपोनेंट बनाने वाली कई कंपनियां आ चुकी थी। और उन कंपनियों ने जब 1970-80 के दशक में डीआरडीओ से हाथ मिलाया था, आज वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और विश्व के रक्षा बाजार में उनके कंपोनेंट्स पूरी दुनिया भर में जाते हैं। तो अब हम आते हैं मिसाइल्स। तो बात हमने कर ली, मिसाइल्स में कोई नई बात नहीं है। उसके बाद जब अभी 2014 में सरकार बदली और धीरे धीरे नीति में और परिवर्तन आया और कंप्लीट सिस्टम को बनाने की पूरी अनुमति निजी क्षेत्र को मिली, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कई मिसाइल्स और एक्सप्लोसिव निजी कंपनियों को दिए गए हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत फास्ट होती है। यहाँ पे क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, डीआरडीओ के अपने हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत सी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होती हैं, बदनामी सारी डीआरडीओ की होती है। तो अब हालत ये है आज की डेट में कि पूरा एक बहुत बेहतर विश्व स्तर का औद्योगिक ढांचा डीआरडीओ के सहयोग से, और इसी प्रकार जो आईएसआरओ है, स्पेस का मैं बात कर रहे हैं, या हम एटॉमिक एनर्जी में बात कर रहे हैं, तो उनके प्रयत्नों के कारण इन तमाम क्षेत्रों में कंपोनेंट और सब सिस्टम लेवल पे और सिस्टम लेवल पे कंपनियां बनाने वाली बहुत आ चुकी हैं, बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। अब आपका प्रश्न था अग्नि जैसे मिसाइल का। देखिए, अग्नि अपने आप में एक अलग ही किस्म का मिसाइल है। जिस तरह से मैंने बाकी का बताया औद्योगिक ढांचे का, उसी प्रकार जब हम अग्नि मिसाइल का पे काम कर रहे थे 80 और 90 के दशक में, 90 के दशक में इनका सेना में सम्मिलित होना शुरू हो चुका था। 1998 में हमने अपने आप को एक आणविक शक्ति, एक आणविक हथियारों से संपन्न शक्ति घोषित कर दिया था। तो उसके बाद लगातार हमें मिसाइल्स की आवश्यकता थी, लेकिन ये मिसाइल बड़े पैमाने पर नहीं बनते हैं। ये जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, इनका नंबर लिमिटेड होता है। और आप देखिए, कोई भी जो निजी उद्योग है वो सफल जब ही हो सकता है जबकि वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स, एक स्केल होता है उसके पास। तो इसलिए उस समय के हालात में कोई भी निजी क्षेत्र की कंपनी के आने की संभावना ही नहीं थी। और इसकी सेंसिटिविटी को भी देखते हुए इसका जो प्रोडक्शन का काम था, ये डीआरडीओ के अपने हाथ में रहा था। अब अभी जो हम आजकल जो मीडिया में चल रहा है कि जैसे जिस पॉलिसी की बात की जा रही है कि साहब वो अग्नि जैसे मिसाइल भी निजी क्षेत्र बनाएगा, ऐसी कोई जानकारी मेरी नॉलेज में नहीं आई है। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया है वो तो एक हम तमाम तरह के मिसाइल्स हैं उनसे संबंधित है, और उसमें भी कहीं ये नहीं लिखा कि पूरा मिसाइल बनाना होगा। तो ये तो एक हमेशा होता आया है, कोई नई बात नहीं है। बहुत सारी अग्नि मिसाइल में भी आप जानिए कि असेंबली, कंप्लीट असेंबली डीआरडीओ खुद करता आया था। लेकिन और इसी प्रकार जो आपके छोटे मिसाइल्स हैं, अब मैं बात करूं पृथ्वी की, ये तो बंद हो गया ऑलमोस्ट, या फिर बात करें हम आकाश मिसाइल की, तो ऐसे और जो अस्त्र मिसाइल है, इन सब की जो प्रोडक्शन है ये आपके पब्लिक डीपीएसयू, बीडीएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करते आ रहे हैं। तो ये काफ़ी समय से होता आ रहा है। अब इनमें से कुछ मिसाइल्स को हमने ऑलरेडी जो है निजी क्षेत्र में भी हम कराना शुरू कर चुके हैं। उनका भी कंप्लीट जो कंपोनेंट सब सिस्टम का जो पूरा ढांचा है, वो तमाम चीज़ें इनके पास भी निजी क्षेत्र से आती हैं। तो बिल्कुल। कोई नई बात नहीं है। और अग्नि क्षेत्र का, अग्नि के केस में ये पॉलिसी सरकार बदलती है तो सरकार ये नीति बनाना सरकार का काम है। मेरी समझ से कि डीआरडीओ की तरफ से ऐसा कोई नया कदम नहीं उठाया गया। जो कुछ भी है वो एक रूटीन चीज़ है, होती आई है पहले भी और होती रहेगी।
बिल्कुल हाँ, सर, अगर हम इसमें से एक सवाल भी उठता है निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर। अगर निजी क्षेत्र की कंपनियां रणनीतिक मिसाइलें बनाएंगी तो उनके साथ तकनीकी भी साझा करनी पड़ेगी डीआरडीओ को। वो कितनी हद तक जानकारियां देनी होंगी और क्या ये सुरक्षित होगा? जी हाँ, देखिए, पहली बात तो यह है कि जब कोई कंपनी काम करेगी तो जो लिमिटेड जानकारी उसको उस आइटम को बनाने के लिए चाहिए, उस हथियार को बनाने के लिए चाहिए, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे मिसाइल का कोई हिस्सा हो, चाहे कोई और किस्म का वायुयान हो या आपका इंजन हो एयरक्राफ्ट का, उन तमाम चीज़ों के लिए गॉडरेज है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमारा एयरक्राफ्ट का जो काबिनी इंजन है झुकाव के लिए, वो बना के उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तो ये सब एक लिमिटेड जानकारी तो उनको देनी पड़ेगी। और डीआरडीओ का, क्योंकि नई सरकार आने के बाद से 2014 से निरंतर जो बदलाव आए हैं पॉलिसीज में, डीआरडीओ हमेशा से यही चाहता था, क्योंकि डीआरडीओ को अदरवाइज प्रोडक्शन करने की अनुमति नहीं। देखिए, पूरे विश्व की अगर आप बात करें, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े हथियार बनाने वाले जो भी ढांचा है उनके पास उन देशों में, वहां पे जो कंपनी विकास करती है वही उसका प्रोडक्शन भी करती है। कुछ कारणों से नीति में हमारा ऐसा रहा कि डीआरडीओ को प्रोडक्शन से अलग रखा गया और निजी क्षेत्र को बिल्कुल आउट कर दिया। तो खाली बचा क्या, आपके पास प्रोडक्शन मोनोपोलाइज हो गई, वही लिमिटेड। आपकी मिसाइल बनाना है तो बीडीएल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, एयरक्राफ्ट है तो एचएल है, उसके अतिरिक्त कोई आपने विकल्प ही नहीं छोड़ा। आज विकल्प बन गए हैं। अब आपने कहा कि सुरक्षा का, तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई अशक नहीं है। लेकिन मैं जब सीधा सा, मैंने अपना सवाल अभी भी पहले भी उठाया कि अगर हम बड़े पैमाने पर आयात करते आए हैं, 48 से लेकर आज तक हम अधिकतर विश्व के सबसे बड़े आयातक रहे हैं, और वो तमाम हथियार उन विदेशी कंपनियों से आ रहे हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल कोई नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। अगर हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं तो हमारे अपने देश के जो उद्योग हैं उन पे हम भरोसा क्यों नहीं कर सकते? वो तो हमारे हम लोगों में से ही है ना, तो क्यों नहीं उन पर भरोसा किया जा सकता? हाँ, सरकार का काम नियंत्रण रखने का है, कंट्रोल करने का है और सुरक्षा के उपायों को लागू करने का है। वो सरकार करने में पूरी तरह सक्षम है। डीआरडीओ अपनी तरफ से जो उसके लिए प्रिकॉशंस चाहिए वो लेता आया है। और मैंने जैसा बताया कि नई बात नहीं है, ये जो इंडस्ट्री के साथ हाथ मिला के चलना, ये तो हम शुरू से करते आए हैं, 60 और 70 के दशक से करते आए हैं, और अब बड़े पैमाने पर हो गया है। हजारों कंपनियां हैं, छोटी, स्मॉल सेक्टर, मीडियम सेक्टर, माइक्रो सेक्टर से लेके, और जो बड़े बड़े जाइंट इंडस्ट्रीज हैं वो डीआरडीओ के साथ काम करते आए हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, जो बहुत ही हाईली सिक्योरिटी प्रोजेक्ट हमारा था, एटीवीपी, एडवांस टेक्नोलॉजी का व्हीकल प्रोजेक्ट, जो हमारी पनडुब्बी, न्यूक्लियर आणविक शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी को बनाने का था, उसमें निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और एलएनटी ने खास तौर से, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका जो हल होता है, पूरा का पूरा जो ढांचा होता है, वो अलग अलग सेक्शन में एलएनटी ने बना के दिया है। और अपने हमारे डीआरडीओ की फैसिलिटी में, नेवी कम डीआरडीओ की फैसिलिटी है जिसके आईटीबीपी में, वहाँ इसको कंप्लीट असेंबल किया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है। सुरक्षा की तरफ से मैं नहीं समझता कि जनता को कोई भी संदेह होना चाहिए। जो हमारा निजी उद्योग है, हमारे अपने हैं, और हमें पूरी तरह उन पर विश्वास करना चाहिए। प्रिकॉशंस लेनी आवश्यक है और ली जाएंगी। बिल्कुल। इसी में सर छोटा सा सवाल और है, आप नियंत्रण की बात कर रहे थे, जैसे कोई नई मिसाइल बनाई जाती है निजी क्षेत्र के सहयोग से, उसमें उस मॉडल का अंतिम नियंत्रण तो डीआरडीओ के पास ही रहेगा ना? जी हाँ, देखिए, डीआरडीओ जो जितनी टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता किसी भी मिसाइल के लिए, जो भी अभी तक हमने निजी क्षेत्र में को सौंपे हैं, जैसे आपका पिनाका रॉकेट है, मैं बात रॉकेट जी। में मिसाइल में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा। और अब तो हमारा पिनाका रॉकेट भी गाइडेड रॉकेट है, तो एक तरह से वो भी एक किस्म का गाइडेड मिसाइल ही है। तो मैं पिनाका की बात करूं तो जो उसका आईपीआर है, जहां हमने डेवलप किया है, जहां इनोवेशन हमारी डीआरडीओ की है, वो तो पूरी हमारी प्रॉपर्टी है ही। हमने उनको, जैसे हम मकान किराए पर देता हूं, तो जिसको किराए पर दिया वो मकानदार नहीं बन जाता। तो वो कंपनी के ऊपर नियंत्रण एक किस्म से सरकार का रहता है। रही बात जो उनका अपना आईपीआर है, अगर वहां पे वो आईपीआर है तो उसको भी, क्योंकि है तो भारत के ना, भारत में रह के डेवलप किए गए हैं, तो उसके ऊपर भी एक सरकार का एक अलग तरीके से, अलग लीगल फ्रेमवर्क में उनका भी एक नियंत्रण रहता है।
सर, ये जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होंगी, उनके चयन को लेकर भी कोई मानक तय किया जाएगा कि हाँ, इस कंपनी के साथ हमें काम करना चाहिए, इनके साथ नहीं? जी हाँ, देखिए, ये अगर मैं इन पे बात करने लगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। ये अगर आप उस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को देखें, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो अवेलेबल है। उसमें पहली बात तो कहीं अग्नि का नाम नहीं आया, कहीं ये भी नहीं लिखा गया कि पूरे का पूरा मिसाइल इन कंपनियों को बनाना होगा। दूसरे, आप देखिएगा कि वो एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव, एक विस्तृत डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट है। तो अगर कोई इसको ध्यान से देखेगा तो पता लगेगा कि उसमें सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता रहा है। मैं आगे की बात ही नहीं कर रहा, आगे भी किया जाएगा। लेकिन जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है डीआर कंपनियों को इन्वॉल्व करने का, चाहे छोटे से कंपोनेंट के लिए, चाहे बड़े सिस्टम के लिए, चाहे कंप्लीट सिस्टम के लिए, हम इसका ध्यान रखते आए हैं। उसके अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा उसका, तो उसमें लीगल फ्रेमवर्क बहुत अच्छा है। और इम्प्लीमेंटेशन तो करना है, वो तो जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी हम तो उसका इम्प्लीमेशन तो नेचुरली जब तक अगर ठीक से नहीं होगा तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। अगला सवाल मेरा सर भविष्य को लेकर होने वाला है कि क्या भविष्य में ये जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है ये और बढ़ने वाली है? जैसे कि एक सवाल ये भी उठता है कि सबमरीन से लॉन्च होने वाली जो मिसाइलें हैं, उनके निर्माण में भी इनका सहयोग लिया जा सकता है भविष्य में? देखिए, मैं किसी एक स्पेसिफिक मिसाइल विशेष के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है सरकार की तरफ से, कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि किसी खास मिसाइल का, चाहे वो अग्नि मिसाइल हो, चाहे वो K4 हो, K15 हो, उनका कंप्लीट प्रोडक्शन किसी को दिया जा रहा है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब अगर जनरल बात करें, आम बात करें, तो निजी क्षेत्र पूरी तरह सक्षम भी है आज की तारीख में हमारा, और उसको देने से मुझे नहीं लगता कोई सुरक्षा में कोई समस्या आने की बात है। तो वो बिल्कुल हमें सर। करता है, हमें करना चाहिए। उसके लाभ बहुत है। लाभ देखिए क्यों है, आपने आपने हमने अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, और देखा कि किस तरह से लगभग 1000 ड्रोन से हमला किया गया, जिसको हमने स्वदेश में विकसित हथियारों से हमने पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 1000 ड्रोन, आपके देखिए यूक्रेन और रशिया जैसे देश भी उसको रोक नहीं पाए हम लोगों को, अमेरिका नहीं रोक पा रहा, उसके ऊपर ड्रोन्स के हमले हो गए। हमने लगभग सारे ड्रोन्स को हवा में खत्म कर दिया। आकाश तीर था, आकाश मिसाइल था, एमआरएम था, ब्रह्मोस, इन सब के चलते हमने उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो है आपका, जब दूसरी तरफ देखिए यूक्रेन का, रशिया का, आज उनके पास समस्या क्या आ गई है, एम्यूनिशन खत्म हो गया। इसराइल के पास एम्यूनिशन खत्म हो गया। तो बिल्कुल। वो उसके लिए हमें स्केल चाहिए। स्केल का मतलब हमें बड़े, जब युद्ध छिड़ेगा तो हमें बड़े पैमाने पर उनको बना पाने की क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। वो जब ही आ पाएगी जब हम निजी क्षेत्र को अपने साथ जोड़ेंगे। क्योंकि जो हमारा अभी तक का, मैं कहूँगा कोई बड़ी होना तो कायदे से ये चाहिए कि जितनी भी आज की तारीख में सरकारी कंपनियां हैं, डीआरडीओ का काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है, भारत डायनेमिक, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री का एक अंग है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D है, इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, जिसका मुखिया एक IAS ऑफिसर होता है। अब उसके अंदर ही तमाम HAL वगैरह सब आती हैं। कभी कभी कोई कहते हैं कि साहब इनमें एफिशिएंसी नहीं है, कोई कहता है कि इसमें काम ठीक से नहीं होगा, डिले हो गई है, क्वालिटी। तो भाई जो उसका मुखिया है आप उसको तो बात कीजिए ना, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सवाल यह है कि सरकार को इन प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मेरी पर्सनल राय ये है कि सरकार का काम सरकार चलाना होता है। द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गवर्न। बिजनेस करने के लिए अगर सरकार बैठ जाएगी, धंधे पे बैठ जाएगी, तो फिर करप्शन भी आएगी, इनएफिशिएंसी भी आएगी, बहुत कुछ होगा, जो एक लंबी चौड़ी एक दास्तान बन जाएगी। और बिल्कुल। होता आ रहा है, हम क्यों इतनी कंपनियों के होते गए, सरकारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें लाखों करोड़ लगे हुए हैं देश की जनता के, लेकिन उसके बाद भी अगर देश हमारे टॉप के जो आयातक देशों में है, तो भाई कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना, उसको समझने की बात है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि सरकार काम व्यापार करना नहीं है। लेकिन सर, अतीत और वर्तमान और भविष्य जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल होगा। हम 1947 से ही लंबे समय तक हथियारों को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहे। पहले सोवियत संघ, बाद में जो रूस बना, उस पर हमारी निर्भरता काफी रही है, अभी भी है। अमेरिका और फ्रांस के हथियारों के बाजार पर भी हमारी निर्भरता ठीक ठाक है। क्या आपको लगता है कि यह फैसला होने में, निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने में काफी देर कर दी हमने एक देश के तौर पर, यह पहले हो जाना चाहिए था?
और इसका व्यापक असर हम आने वाले वर्षों में कैसे देख सकते हैं? क्या हम एक बड़ा बजट जो अपना खर्च करते हैं हथियारों की खरीदारी में दूसरे देशों से लेने में, अगर निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए तो हम अपने यहां ही बनाकर उसकी पूर्ति कर पाएंगे? भविष्य में इसका हमारे रक्षा क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि रक्षा क्षेत्र में विशेषकर हर वित्तीय क्षेत्र में, लेकिन विशेष तौर पे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। आप मान के चलिए कि जब हम कोई भी हथियार बाहर से खरीदते हैं, चाहे छोटा हथियार हो चाहे राफेल जैसी बड़ा कोई हो, बिल्कुल। आप मान के चलिए कि हम अपनी गर्दन विदेशी ताकतों के हाथ में पकड़ा देते हैं, क्योंकि जब युद्ध होगा उस समय हम उनके ऊपर निर्भर होकर रह जाएंगे। वो हमारे को हाथ पकड़ के चलाएंगे कि तब हमें क्या करना है, युद्ध आगे लड़ना है या नहीं लड़ना है। क्योंकि अगर उन्होंने सप्लाई चेन बंद कर दी, जैसा कि कारगिल युद्ध में देखा गया था, अब यही फ्रांस था, यही कंपनी थी आज की जिसकी बहुत तारीफ की जा रही है, कारगिल युद्ध के समय मिराज हमारे पास थे, हम उनका प्रयोग नहीं कर पाए। सब जानते हैं, सफेद साहब का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल चल रहा है, उसमें काफी स्पष्ट दिखाया गया है, हम उनका प्रयोग नहीं कर पाए। इतना धन खर्च किया हमने मिराज खरीदने में, लेकिन क्योंकि उसके साथ जो गाइडेड बॉम्ब जोड़े जाने थे उसका कुछ उसमें समस्या आ गई थी, और वो फ्रांस उसको ठीक करने को उस समय तैयार नहीं, जो भी हुआ। लेकिन सबके सामने सबको पता है कि फिर बाद में इजराइल से ली गई। और देखिए, विदेशी ताकत कोई भी हो, डिप्लोमेसी में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट होते हैं। उस समय अगर हमें कभी भी कोई भी विदेशी ताकत यदि कोई मदद देगी तो एक हाथ से देगी और दो हाथ से लेगी। हमने क्या दिया मुझे नहीं पता, लेकिन बिना लेन देन के कोई किसी की मदद नहीं करता है, सिवाय एक भारत को छोड़ के। हमने, अब कोरोना आया, हमने बहुत देशों की खुले दिल से मदद की एक इंसानियत के नाते, लेकिन ऐसा ऐसा विश्व में होता नहीं है। तो आत्मनिर्भरता आवश्यक है। निजी क्षेत्र का निर्णय मैं समझता हूं कि आज़ादी से पहले हमारा अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग और बहुत अच्छी चल रही थी। HAL सरकार ने नहीं बनाई, HAL को बनाने वाले भी एक निजी उद्योगपति थे। और ऐसे ही आपका जो CS आपके और ऐसी कई कंपनी हैं जिनकी स्थापना हमारे निजी क्षेत्र ने की थी। सरकार ने उसको उसका सरकारीकरण कर दिया। उनको बजाय आपने नया बनाते नहीं, आप देश आज़ाद हुआ है, आपको पास ताकत है, आपके पास पैसा है, पूरा देश की टैक्सेशन आपके पास है, आप नई कंपनियां बनाते, आपने उनको सरकारी बना करके उनकी एफिशिएंसी को खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हम 48 में हमें जीप की आवश्यकता पड़ी। सेकेंड हैंड जीप हमने बड़े कीमत देके खरीदी, और जब तक वो जीपें हमारे पास आई, क्योंकि आखिर कौन था, देखिए पाकिस्तान बनाया किसने था? पाकिस्तान बनाया अंग्रेजों ने। क्यों बनाया? क्योंकि अंग्रेज हमें हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। हमारी जो ताकत है, हमारा जो पोटेंशियल है, वो अंग्रेजी हुकूमत हमसे अधिक जानती थी। उन्होंने पता था कि यदि अगर देश पूरा एक रहा तो ये भारतवर्ष कल को उनके लिए एक कंपटीटर बन के, एक विश्व के बाजार में बड़ा कंपटीटर बन जाएगा, जो वो नहीं चाहते थे। जितना तोड़ सको तोड़ दो। अब तो बना हो धन्यवाद हमारे सरदार पटेल जी का कि उन्होंने फिर भी काफी बड़ा हिस्से को जोड़ के भारतवर्ष बना दिया। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान काफी बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पूरा बांग्लादेश, और काफी काफी दूर दूर तक हमारा ये एक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो अगर ये एक होता तो क्या ताकत होती हमारी। और दूसरी बात, यही देश, यही कारण आता है कि कुछ ताकतों ने देश को हमारे एक सोशलिज्म का नाम तो दे दिया, लेकिन ना तो समाजवाद आया और निजी क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। तो निजी क्षेत्र को करने का फैसला आपने जैसा कहा, बेशक बहुत लेट किया गया। 2001 में थोड़ा किया गया, फिर 2014 में कुछ तेजी आई, लेकिन साथ में आत्मनिर्भरता निजीकरण से ही आ जाए ऐसा नहीं है। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही होने वाला था सर, कि निजी क्षेत्र की भागीदारी तो ठीक है, इसके अलावा अभी हम और क्या क्या सुधार करें कि आत्मनिर्भर होने में जल्दी आ जाए? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जो आपका ATGS सिस्टम है, आपने बॉफर्स का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है घोटाले के कारण, लेकिन बाद में ये सब जानते हैं कि हमारे देश में 105 mm की तोप 70 के दशक में बनी थी, आज तक काम कर रही है। 50 साल से अधिक हो गए उसको काम करते हुए। बहुत बेहतरीन तोप है, सब मानते हैं इस बात को। क्यों नहीं DRDO के उन वैज्ञानिकों को एक मौका दिया गया बॉफर्स जैसे गन बनाने का? क्यों बॉफर्स का हमने आयात किया गया?
वापस आयात की, उसके बाद फिर हम आयात में लेकर गए। फिर कहा गया कि साहब ये पिछले, मैं बात कर रहा हूँ 2000 से 2010 के समय की, 2004 से 14 के बीच की, कि साहब हमारे पास तोपें नहीं हैं, युद्ध छिड़ गया तो क्या होगा। और फिर अब अमेरिका से खरीद ली हमने, कुछ और खरीदने की बात चल रही थी। लेकिन डीआरडीओ ने बना ली अपनी एक खुद की एटीजीएस सिस्टम, जिसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे लंबी दूरी तक गोला फेंकने का इसका रिकॉर्ड है। दुनिया की बेहतरीन गनों में से एक है। बाकी जितनी गन्स आ गई है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की हैं, ये हमारी लेकिन क्या कारण है, उसका ऑर्डर्स कहाँ है। करीब 7-8, 5-6-7 साल के लंबे समय के बाद उसके मुश्किल से 300 के ऑर्डर दिए गए, जबकि बात कही जाती है कि हमारी आर्मी को लगभग 2000 चाहिए। भाई 2000 चाहिए तो वो 1 दशक से वो ऑर्डर्स क्यों रुके पड़े। फाइल पे कौन साइन करता है, प्रोक्योरमेंट सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी के हाथ में क्यों है। मुझे बताइए, अगर मुझे ये शर्ट खरीदनी है तो खरीदने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा ना बाजार में, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सी चाहिए। लेकिन अगर हमारी सेनाओं को कोई चीज़ खरीदनी है तो प्रोक्योरमेंट किसी और के हाथ में है। तो ये कारण बहुत बड़ा है। जब तक हम आजकल बहुत बात चल रही है रीऑर्गेनाइजेशन की, डीआरडीओ को भी रीऑर्गेनाइज कर, कुछ नहीं होने वाला उससे। डीआरडीओ की कंपनियां ने कितनी कमेटियां बैठ चुकी हैं, असली मुद्दे पे कोई आना नहीं चाहता। असली मुद्दा है कि जब तक आप ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से डीआरडीओ को और इन निजी ये जो डीपीएसयू हैं, कंपनियां हैं, इनको आज़ाद नहीं करेंगे, ये सही माने में हमारी आज़ादी होगी। आज पूरा नियंत्रण इनके हाथ में है। एचएल कौन चलाता है, एचएल के ऊपर कौन बैठा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का ये अंग है ना, वहाँ तो एक आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ है, जो आज 3 साल के लिए एक जगह है, 3 साल बाद कहीं और चला जाएगा। वो क्या पॉलिसी बनाएगा। इसी प्रकार से आपका बाकी का जो है रक्षा का जो प्रोक्योरमेंट का है, आप मुझे बताइए कि 2001 या 2 के आसपास की बात थी जब MMRCA मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की, 126 विमान खरीदने की मंजूरी मिल गई थी। आज 25 साल हो गए। अब डीआरडीओ को कहते हैं कि साहब विश्व में कोई ऐसा ताकत नहीं जिसने 20-25 साल से कम समय में कोई विमान नया बनाया हो फ्रॉम स्क्रैच। 25 साल में तो आप खरीद नहीं पाए, इंपोर्ट कर नहीं पाए, फाइल पे आप फाइल नहीं पे कलम नहीं घिस पाए। तो आप उस माहौल के अंदर, उसी माहौल में डीआरडीओ काम करता है, उसी माहौल में एचएएल काम करता है, उसी माहौल में बीडीएल काम करता है। तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं एफिशिएंसी की। पहले आपने जो एक रूट कॉज है ना, जब तक उसको नहीं निकालेंगे, आत्मनिर्भरता मेरी समझ से इस देश में आने वाली नहीं है। और विकसित भारत की तो बहुत बड़ी बात है 47 तक। मुझे जब तक ये हमारा एक करप्शन और एक हमारा ब्यूरोक्रेसी, इनको हम नहीं सुधारेंगे, इन दोनों में से कुछ नहीं होने वाला। एक दूसरे के पूरक भी बन गए हैं ये। मौजूदा सरकार सर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब बहुत बात उठी थी कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाई जाएगी, लेटरल एंट्री होगी, तमाम ऐसी बातें हुई। लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है कि सरकार भी उसी ढर्रे पर जा रही है। आपको लगता है कि भविष्य में कुछ सुधार होता हुआ दिखेगा ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में, और जो आप बता रहे हैं वो सब होने की संभावना आपको लगती है 5-10 सालों में, या ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर है कि उस पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। इसमें तो देखिए, आपने जो बात कही ताकतवर की, तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। 1853 में अंग्रेजों ने ब्यूरोक्रेसी की स्थापना की थी, ये आज की नहीं है। और 1853 से लेके आज तक एक कॉन्टिन्यूटी अगर कहीं देश में है, सरकार चला है। सरकार के मुख्य 3 अंग होते हैं, जुडिशरी, एक आपका ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा होता है लेजिस्लेचर। 47-50 के बाद से हमारा जब संविधान आया, उसके बाद से लेजिस्लेचर तो बार बार बदलता आ रहा है, लेकिन जो कॉन्टिन्यूटी लगातार है वो जुडिशरी में है और वो ब्यूरोक्रेसी में है। और आप देख लीजिए कि जुडिशरी में भी, मैं जुडिशरी पे तो भाई कुछ कमेंट कर नहीं सकते, एक कंटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन तथ्य तो सामने है कि करोड़ों केस पड़े हुए हैं, 1 करोड़ से अधिक केसेस हैं पेंडिंग। इसी प्रकार ब्यूरोक्रेसी की बात कीजिए। भाई आप कहते हैं टेक्नोलॉजी, नए हाई टेक विमान बनाने की बात करते हैं, जो पुल गिर जाता है बनते बनते, सड़क आपके हर बरसात के बाद उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो किसके कंट्रोल में है। तो वही हमें इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। हाँ, आपने बात की कि बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, मैं वैज्ञानिक हूँ, वैज्ञानिक होने के नाते मैं आशावादी, बिल्कुल, तो मैं आशा रखता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी एक लिमिटेशंस हैं, वो उन सबसे निकल पाएंगे और सुधार ला पाएंगे। लेटरल एंट्री नहीं हो पाई किसी कारण से, बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारण से वही है, वो सरकार जाने कैसे हुई थी। इसी प्रकार ऐसे बहुत से कई और चीज़ें हैं। फार्म लॉज आए थे, फार्म लॉज को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो फार्म लॉज से देश के जो हमारे किसानों का स्तर कई गुना बढ़ा देते।
बिल्कुल। जो विदेशी ताकतों को मंजूर नहीं था। देश भारत को कोई भी ताकतवर देखना नहीं चाहता है, ये मान के चलिए आप। ना अंदर के लोग ना बाहर के लोग। लेकिन जो सर आम जनता चाहती है कि आंदोलन के भारत बाद से ताकतवर तो बने। ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों के बारे में तो विचार करना भी सरकार नहीं करेगी, ऐसी देखिए, सोच। मैंने बताया ना कि कंटिन्यूटी वाली चीज तो सिर्फ दो है जिनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। 3 अंगों में से ये 2 अंग ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पीरियड से, और ब्रिटिशर्स ने क्यों बनाया था? ब्रिटिशर्स ने भारतवर्ष को लूटने के लिए ब्यूरोक्रेसी बनाई। सारा टैक्सेशन सिस्टम इनके हाथ में था ना। चाहे उपज हो या ना हो, किसान भूखा मरता रहे। करीब करीब 10-12 लाख हमारे देशवासी बंगाल में ही खत्म हो गए, मर गए भूखमरी से। बिल्कुल। लेकिन टैक्स कलेक्शन चलता रहा और ब्रिटिश फौज के लिए खाना जाता रहा। किसने किया वो? करने वाली तो ब्यूरोक्रेसी थी ना। अंग्रेज तो गिनी मुट्ठी पर थे। अगर हमारे देशवासी उठा के एक एक जूता मारते हो तो सब कहते मर जाते हो। तो लेकिन हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम तो जूता उठा नहीं सकते। हथियार तो बहुत बड़ी बात है। तो वो चलता आया। लेकिन सरकार जो है, लेजिस्लेचर आया है भाई, इनको तो हमारे देश में माहौल ऐसा बन गया है। हम जैसे कहते हैं ना, हमारे भारतवर्ष में, हमारे सनातन धर्म में हर दिन उत्सव का दिन होता है। उसी प्रकार हमारे जो लेजिस्लेचर है, इसमें हर वर्ष एक चुनाव का वर्ष होता है। मुझे बताइए कौन सा साल ऐसा है कि कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो गए? तो भाई पॉलिटिशियन तो जब उसके पास सत्ता कब तक है? जब तक चुनाव जीतेगा। चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा उसको करेगा, मजबूरी है उसकी। तो ये समस्या, हम ऐसे चंगुल में फंसे हुए हैं जो उसको मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, उसको उससे बाहर निकलने के कोई सुझाव क्या दूंगा। मोदी जी बहुत तजुर्बे है उनके पास, है बहुत उनका अनुभव है, और मुझे उम्मीद है, बहुत आशा है कि कुछ ना कुछ उपाय वो निकाल पाएंगे इसका, और आगे का भविष्य हमारा सुनहरा होगा। सुनहरे भविष्य की आशा में ही हम जिए जाएंगे और जीते रहेंगे। बिल्कुल, आप आशावादी हैं सर, हम भी आशा ही कर सकते हैं, सकारात्मक उम्मीदें कर सकते हैं सरकार से कि जो भी आपने बताया सरकार उस पर विचार करे और ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगानी हो, तमाम और क्षेत्रों में सुधार करना हो, ताकि हम सच में आत्मनिर्भर भारत बन पाए। बहुत शुक्रिया सर, वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। तो डीआरडीओ के कामकाज में बदलाव हो या निजी क्षेत्र की भूमिका को लेकर जो तमाम बातें पहले कही जाती थी, वो सच में होने जा रही हैं। देखते हैं इसका भविष्य में क्या असर पड़ता है। फिलहाल तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.